थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। लाहौर, क्या हाल चाल? ऑल हैप्पी फेसेस? गर्मी बहुत है यार लाहौर में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी टू कम एंड जॉइन मी टुडे। बहुत से लोगों से जो है वो हमारी मुलाकात डिजिटली, ऑनलाइन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो चुकी है। सो देन आई रियलाइज़ कि आप लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहे, और या कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आंसर करना ज़रूरी है। तो देन वी डिसाइडेड कि आपके शहर में आया जाए और आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें ताकि आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकें। एम आई स्टिल ऑडिबल एवरीबडी? गुड। डिसीजंस लेने के लिए जो है वो आपका जो फ्यूचर है उसकी डिपेंडेंस आपके डिसीजन पे होती है विच यू आर गोइंग टू टेक टुडे। आप में से कौन ये मुझे बताएगा कि डिसीजंस लेने के लिए आपके सबसे बड़े कंसर्न्स जो हैं वो क्या होते हैं, या क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, या क्या आपके एक्सपोजर्स हैं जो आपको डिसीजंस लेने में लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हैं वो लेने में आपको सपोर्ट कर सके। सो एनीबॉडी? Risk management. रिस्क मैनेजमेंट, अमेजिंग। Anybody else? Financial. Financials, great. So financial risk, ये बिजनेस के अलावा भी आपके नॉर्मल लाइफ के फ्यूचर प्लान्स भी हो सकते हैं। एनी डिसीजन विच यू वांट टू टेक। फैमिली ग्रोथ, गुड। एनीबडी एल्स? दैट्स इट? इस तरफ से कुछ नहीं है? यहाँ पे किसी के कोई डिसीजंस में प्रॉब्लम नहीं है? ओके, लेट मी टेल यू, डिसीजंस के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। या तो आपका एक्सपीरियंस होता है या आपके पास इंफॉर्मेशन होती है जो आपको हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। ऑफ कोर्स आपके रिस्क, फाइनेंशियल, फैमिली, एवरीथिंग कम्स विद एक्सपीरियंस। अब आपकी जब बिजनेस माइग्रेशन या बिजनेस एक्सपेंशन की बात आती है तो नेचुरली यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस करंटली। यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हियर इन पाकिस्तान and you have taken a decision to, is it okay? Okay. And you have taken a decision to expand or start new businesses in a new market. So अब आपके पास इसका experience नहीं है, but what you need now is the right information. Right information, right resources से आती है। Right resources आपको एक expert, qualified जो background वाले resources हों वहाँ से मिलते हैं। International rules के accordingly, expert क्वालिफाई करने के लिए यू नीड टू स्पेंड मोर देन 10,000 कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस आवर्स डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, एंड दैट्स वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। स्पेंडिंग 10 years in doing the business consulting gives me the credibility to tell you कि business consulting, business expansion and business growth is my core expertise. So my agenda today would be to give you the sufficient information ताकि आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। मेरे बैकग्राउंड में सर्विंग इन 4 कॉन्टिनेंट्स, डूइंग डिफरेंट मल्टीपल बिजनेसेस, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, यूरोप एंड नाउ इन यूएस। 4 कॉन्टिनेंट्स को मैं सर्व कर चुका हूँ। डिफरेंट एक्सपोजर्स इंटरनेशनली जो है वो ले चुके हैं। 12 से ज़्यादा करंट बिजनेसेस मेरे पाकिस्तान और यूएस में ऑपरेट कर रहे हैं। 2500 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स और 4000 से ज़्यादा जो है वो बिजनेसेस को आज तक सर्व कर चुका हूँ। तो दैट आई होप विल गिव यू अ गुड सेंस कि वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम मी दैट्स मोर ऑथेंटिक एंड मोर क्रेडिबल। इंडस्ट्रीज जिसमें मैंने आज तक काम किया, 4000 से ज़्यादा जो है बिजनेसेस को सर्व किया, दैट ऑलमोस्ट कवर्स most of the industries ever happen in the market, in the business industry, whether it's e-commerce, digital entrepreneurship, local businesses, retail जो businesses हैं, real estate, hospitality, gig economy, service industry, education and health tech, startups, corporate sector, that's my favorite, supply chain, legal and professional services, and food and beverages. So these are the areas where I have already served to different businesses. मेरी accreditations के point of view से it's not only, don't take my word from me, my accreditations, my membership, which is from over almost a decade now, that speaks for itself. I am currently registered in more than 3 states in USA.
Middle East, Dubai, Pakistan. These are the countries where I have already my registered companies. I am the chamber member in Pakistan and US Chamber of Commerce. Other than that, the one and only Investment Migration Council, which is based in Switzerland, I am the member for them for almost more than 7 years now. Investment Migration Council जो तमाम international migrations, residence and citizenship by investment programs को control करती है and monitor करती है. As a certified business consultant from 2012, I have been advising and consulting about investments and business investment portfolios. I have been advising to the different people, different entrepreneurs. And lastly, I am the member of the world's biggest and only international business brokerage association, जो कि तमाम business brokerage और business advisory services को control करती है. So that's a bit about my accreditations. अब next हम बात करते हैं what is the current potential in US market for immigrants. Any person जो US citizen नहीं है, US resident नहीं है, what do they get and why do they need to think that they need to go to the US for doing a business? Currently, there is 60% of most highly valued tech companies, be it Apple, Google, Microsoft, you name it, and you would get in that list. They are co-founded by first or second generation immigrants. So 60% of currently जो high tech companies हैं in US और जो पूरी worldwide में known है, they are all been owned by immigrants. More than 43% of businesses on the US Fortune 500 list. How many of you are aware of Fortune 500 list? Anybody? Nobody. Okay, I'll tell you. Fortune 500 list is the list of top 500 companies across the world जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में लीड कर रही हैं. And the best thing is all of those are based in US. 43% of those companies are being owned by immigrants. So if you talk about in terms of the investments, more than $200 billion investments is been done in the USA from foreign investors. And that investment, out of that $200 billion, there is a 0.5 million investors, individuals, जो E1, E2 visas के through और US investments के through US में move कर चुके हैं. There are currently 7 million Americans are employed in these companies which is been owned by E1 and E2 investors, जो कि alien investors हैं. There are more than $400 billion annual payroll and running in USA, जो कि इन 7 million Americans को दी जाती है, which is again been owned by these immigrant investors. And 25% of all entrepreneurs and businesses overall in the USA that is been owned by international investors or alien investors. So this is just a small background of how US is welcoming the foreign investments and international investors. So most of these investors are based on E1 and E2 visas because of those. और आज आप लोग भी जो यहाँ पे हैं वो इसी visas और उसी businesses के concern में. So you would get an idea कि what appreciated value you would get from USA when you do a business there. Who should start a business in USA? This is a wonderful question. बहुत सारे मैं try करूँगा कि मैं जो ज़्यादा commonly concerned questions होते हैं, I'll try to cover all of those in the whole presentation. Business किसको start करना चाहिए? A person who want to grow in the world's most sustainable business economy. US is of course the hub of innovations. US is the world's most sustainable and growing business economy. So anybody जिसने अपने business को international economy में लेके जाना है, जिसने अपने investment portfolios को diversify करना है, anybody who want to expand their existing businesses and open the new business horizons for them. Welcome, sir. Next is brand credibility. अगर आप किसी ऐसे business में हैं जो international market में trade करता है और आप अपने business की credibility को uplift करना चाहते हैं, then you need to consider the opening up your branch or facilitation office in USA. If you want to deal in international market, आप transport, logistics, आप trading, import, export, किसी भी ऐसे business में हैं या business को start करना चाहते हैं जो international market को deal करता है, then you should consider making your hub in US. And lastly,
Anybody who wants to go and migrate with their family to USA, they need to consider this investment visa programs. They need to start their businesses, so they can definitely go and avail this visa opportunity. Now, what benefits do you get by doing business? बहुत सारे बिजनेस ऑप्शन है, तो अब उसमें आपको ये देखना कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे. US is world's largest market, nexus of innovations. दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस मार्केट है, सबसे मैच्योर बिजनेस मार्केट है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मार्केट है. सो ऑफ कोर्स इफ यू ओपन अ बिजनेस इन दैट मार्केट, तो आपकी सक्सेस और ग्रोथ के चांसेस भी उसी के साथ स्पीड अप होंगे. बिजनेस फंडिंग एंड सपोर्ट. यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन एंड बिलीव कि वॉट एवर द बेनिफिट यू वुड गेट फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स और जो भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है यूएस का, दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू एंड एनी अदर एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू. इट्स सो मैसिव, इट्स सो कोऑपरेटिव कि आपकी ग्रोथ में वो फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम जो यूएस का है, दैट सपोर्ट्स अ लॉट. अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी. बहुत स्पीड है यूएसए में. पाकिस्तान में लोग बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, वहां पे बैठने का टाइम नहीं मिलता. डेडिकेटेड ह्यूमन कैपिटल, political stability, global logistics. Global logistics is another important factor. अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में हैं, तो यूएस में अक्रॉस द ग्लोब आपके पास लॉजिस्टिक सर्विसेज पे एक्सपैंड करने की ऑप्शंस मौजूद है. तो दैट गिव्स यू अ ग्रेट एडवांटेज. डाइवर्स पॉपुलेशन एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बिजनेसेस में बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन इज बीन मॉनिटर्ड. Every single dealing is fair, it's neat, it's clean. The next, selection of the right business. आप लोग जब यूएसए में बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हो, ये मेरा सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, सिलेक्शन ऑफ राइट बिजनेस. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्लान किया कि उनको कौन सा बिजनेस करना है? Anybody? Great. Welcome sir. I know definitely. 6, 7, 8, अभी और आ रहे हैं. 9, 20 तक करने हैं मुझे. 20 बंदे एटलीस्ट, 20%. 10, 11. ग्रेट हो गया. आई विल हैव टू टेक. ओके. 13, 20. एनीबॉडी? ऐसे नहीं हाथ खड़ा करना. क्या बिजनेस करेंगे आप? एडवर्टाइजिंग. अमेजिंग इंडस्ट्री. 14. सोच के आ रहे हो, सोच के. चले, that's it. 14 people. So which means generally most of the times people don't know what business to do, how they choose the right business. मैंने ये 7 criteria निकाले just to answer this, because when people ask me what business I should do, trust me, I have no answer to this. Why I don't have an answer? Because until I don't know you, I cannot advise you. मैं आपको नहीं बता सकता. एक बंदा जब आप मुझे फर्स्ट टाइम पे कॉल करते हो, मैं बैंकर हूँ या मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, टेल मी व्हाट बिजनेस शुड आई डू, आई कैन नॉट टेल यू कि आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपर्टीज हैं. तो इसके लिए 7 क्राइटेरियाज हमने डिजाइन किए. कैरियर बैकग्राउंड एंड एजुकेशन बैकग्राउंड. द फर्स्ट वन, आप डिसाइड करें. आप अपने आप को खुद जानते हैं मुझसे ज्यादा. सॉरी, हेलो, ओके, सॉरी. ओके, सो कैरियर एंड एजुकेशन बैकग्राउंड. आप अपनी एजुकेशन और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को रिव्यू करें एंड देखें कि आप किस चीज़ में आपकी सबसे ज़्यादा स्किल्स एंड एक्सपर्टीज है, आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पैशनेट है, आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, या आपका इन्वेस्टमेंट बजट कितना है, एंड लास्टली व्हाट आर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रेफरेंसेस. ये सब चीज़ें, ये सब सवाल आप अपने आप से खुद कीजिए, अपने बिजनेस आइडियाज को खुद डिटरमिन करें, एंड देन यू वुड कम टू नो कि कौन सा बिजनेस चलेगा. व्हेन यू आस्क मी कि यूएस में कौन सा बिजनेस चलता है, तो ट्रस्ट मी, मोची से लेके रॉकेट तक, एवरी कंपनी ग्रोज देयर, एवरी बिजनेस ग्रोज. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या बिजनेस करना है. आप एक नाई की दुकान खोल लें, सैलून खोल लें, आप ग्रोसरी शॉप खोल लें, एनी बिजनेस. आई गिव यू 10 सक्सेस स्टोरीज इन एनी ऑफ दोज बिजनेसेस, एनी बिजनेस कैटेगरी यू चूज. जो वहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करने के बाद the people become millionaires and they expanded all over the states. So the growth opportunities are there, just you need to choose the right business. बिजनेस कैटेगरीज जो वीज़ा से रिलेटेड आती हैं, कि एम्बेसी या इवन E2 वीज़ा को जब हम डिस्कस करते हैं,
So what are the right business categories? आप किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड स्टार्टिंग अ न्यू स्टैंड अलोन बिजनेस। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के मैक्सिमम शेयर, मेजॉरिटी शेयर यानी 50 या 50 प्लस शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप एक ब्रांड, एक फ्रेंचाइज बिजनेस जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट 5 कैटेगरीज जो आप यूएसए में अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स, अभी भी क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है क्या बिजनेस करेंगे, राइट और नो? से लाउड, लाहौर लाहौर है, थोड़ी सी यार जान दिखाओ लाहौर वालों, थोड़ी सी आवाज नहीं आई, नहीं? ओके, लाहौर खामोश हो गया। ऑलराइट, सो सर्विस बिजनेस की कुछ कैटेगरीज, क्लीनिंग सर्विसेज, अगेन जैसे हमारी ये फ्रेंचाइज हमने क्लीनिंग सर्विस और कार डिटेलिंग सर्विस की लॉन्च की, वन ऑफ द अमेजिंग ग्रोइंग बिजनेस इन यूएस। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जितने प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेसेस हैं, आप पाकिस्तान में जैसे रियल एस्टेट ब्रोकरेज कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी बिजनेस में जाना चाहते हो, देन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस इज फॉर यू। IT कंसल्टिंग, वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल बिजनेसेस, सीनियर केयर बिजनेस, वन ऑफ द माय फेवरेट बिजनेस इन यूएसए दुनिया की वो वाहिद पॉपुलेशन है जो 65% ऑफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू गेट रिटायर इन नेक्स्ट 10 years. Did you get it? 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 10 years में 62 ईयर से अबव एज होकर रिटायर हो जाएंगे, which means they need more senior care businesses, they need health care businesses, they need health tech businesses. Next 10 year में ये बिजनेस कैटेगरी जितनी ग्रो करेगी इतनी पूरे अमेरिका में कोई और बिजनेस ग्रो नहीं करने वाला। ई कॉमर्स बिजनेस, कोरियर एंड डिलीवरी बिजनेस, केटरिंग सर्विस, फूड से रिलेटेड बिजनेसेस, इवेंट्स मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, अगेन ई कॉमर्स से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग इसमें आती है, जिसमें आपके लॉजिस्टिक सर्विसेज आती हैं, एंड लास्टली किड्स एंटरटेनमेंट बिजनेस। अगेन ये बिजनेस के सीनियर केयर के साथ है, वहाँ पे गोरा जो है वो अपने बूढ़े माँ बाप को भी साथ नहीं रखता और अपने बच्चों को भी साथ नहीं रखता, उसके पास टाइम नहीं है, तो आप उनके माँ बाप की भी टेक केयर करें और उनके बच्चों की भी टेक केयर करें। डे केयर एंड सीनियर केयर, बोथ बिजनेसेस आर ऑसम। वो लोग जो रिटेल बिजनेसेस करना चाहते हैं उनके लिए जो सम ऑफ द ऑप्शंस हैं, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर इफ यू वांट टू कम विद मोर आइडियाज, बट जनरली जो प्रैक्टिस में है दैट इज गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप, लॉन्ड्री शॉप, मोबाइल सर्विस सेंटर्स, मोबाइल रिपेयर्स, गैजेट रिपेयर बिजनेसेस, ट्रेडिंग बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, यूएसए से इंपोर्ट करें या यूएसए में एक्सपोर्ट करें, एनीथिंग, एंड कन्वीनियंस स्टोर्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का फेवरेट बिजनेस। नेक्स्ट बिजनेस वीजा कैटेगरीज पे हम आ जाते हैं। बिजनेस वीजा में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको पता लग गए, बिजनेस ऑप्शन आपको पता लग गए। बिजनेस वीजा कैटेगरीज बेसिकली वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 मेजर कैटेगरीज: नॉन इमिग्रेंट वीजा, इमिग्रेंट वीजा एंड डुअल इंटेंट वीजा। डुअल इंटेंट वीजा जो होता है उसका मतलब ये होता है कि इट्स बिटवीन नॉन इमिग्रेंट टू इमिग्रेंट। नॉन इमिग्रेंट वीजा वो वीजा होता है जो ग्रीन कार्ड में नहीं जाता। आर यू ऑल हियर फॉर ग्रीन कार्ड? Who all want green card? Good, one. Everybody? Great. This is your category, sir. I'll explain you how you get green card. The most common and easy and convenient option is the non-immigrant visa categories. इसमें आपके पास है E1 ट्रीटी ट्रेडर वीजा एंड E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा। इन दोनों के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट में। The second one, the mid one is dual intent, which comes as an L1 visa. L1 वीजा उन लोगों के लिए जिनके पाकिस्तान में या कहीं पे भी अमेरिका से बाहर, आउटसाइड अमेरिका एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, दे आर डेवलप्ड, they have a corporate structure and then they can go and open a branch office in USA, go with L1 visa and have a dual intent. Dual intent मतलब आज आप नॉन इमिग्रेंट इंटेंशन से जा रहे हैं, बट लेटर इन फ्यूचर इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू ग्रीन कार्ड यू कैन। सो दैट गोज फॉर L1 कैटेगरीज। इमिग्रेंट वीजा कैटेगरीज EB5, अगर आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड चाहिए तो ओनली वीजा ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट बेस्ड EB5 विच रिक्वायर्स $1.05 million इन्वेस्टमेंट। आप अपने बिजनेस में करें, डायरेक्टली करें, इनडायरेक्टली करें, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में करें, बट $1.05 million इज द इन्वेस्टमेंट विच यू नीड टू डू एंड यू गेट ग्रीन कार्ड सर। थर्ड लास्ट ऑप्शन EB1C मल्टीनेशनल वीजा कैटेगरी।
EB1C अगेन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू L1 उन लोगों के लिए जिनके एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं मोर देन वन कंट्रीज। आप पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, दुबई में भी आपकी कंपनी है, मलेशिया में आपकी कंपनी है, नाउ यू वांट एक्सपैंड टू यूएस, यस यू आर मोर देन वेलकम। आप अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बेस पे EB1C प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली विद इन 1.5 ईयर यू कैन क्वालिफाई फॉर ग्रीन कार्ड। तो इसके लिए आपके मल्टीनेशनल बिजनेस होना जरूरी है। एनीबॉडी हैज अ मल्टीनेशनल बिजनेस अदर देन पाकिस्तान? किसी का भी नहीं है? वाह, सो पैट्रियोटिक पीपल। अभी करेंगे? अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द टू कैटेगरीज। जो नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरीज हैं, दे आर कन्वीनियंट, दे आर इजी, they are affordable, and they are the stepping stone, or you can say an entry point to enter into the US business economy system. Even TT trader visa, ये किन लोगों के लिए है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं और वो ट्रेडिंग में है। अब ट्रेडिंग इट कैन बी अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट ट्रेडिंग में क्या हो सकता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इज एनीथिंग रिलेटेड टू यूएस। आप यूएसए से माल मंगवा रहे हैं या माल भेज रहे हैं, यू आर ट्रेडिंग प्रोडक्ट। अगर आप डिजिटल बिजनेस में हैं, वेब डिजाइनिंग, ऑनलाइन ई कॉमर्स सर्विसेज, एनीथिंग रिलेटेड टू डिजिटल सर्विस, और आपके क्लाइंट्स यूएसए में मौजूद है, देन यू आर ट्रेडिंग योर सर्विस। आप यूएसए में E1 वीजा के थ्रू अपना ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं और इस ट्रेडिंग की बेस के ऊपर यूएसए का वीजा ले सकते हैं। 3 मेजर क्राइटेरिया हैं इसकी एलिजिबिलिटी के। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स द नेशनल ऑफ बीइंग अ ट्रीटी कंट्री। पाकिस्तान इज अ ट्रीटी कंट्री, तो पहला तो आप सब क्वालिफाइड है ऑलरेडी। सेकंड, यू नीड टू कैरी द सब्सटैंशियल ट्रेड। सब्सटैंशियल ट्रेड से क्या मुराद है कि अगर आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि आप 6 महीने में 1 कंटेनर एक्सपोर्ट करें और आपका नेट प्रॉफिट उसमें से लेट्स से $5,000 इन 6 मंथ्स। दैट्स नॉट कंसिडर्ड अ सब्सटैंशियल ट्रेड, बिकॉज वो ट्रेड, वो जो प्रॉफिट है, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट कि वो आपकी यूएस के लिविंग एक्सपेंसेस को बेयर कर सके। तो आपकी ट्रेड इतनी होनी चाहिए कि वो मंथली बेसिस पे आपके यूएस के एक्सपेंसेस बेयर कर सके, देन दैट कवर दिस पॉइंट, कैरी ऑन द सब्सटैंशियल ट्रेड। लास्ट पॉइंट इज कि आपकी, अगर आप मल्टी कंट्री से, डिफरेंट कंट्री से ट्रेडिंग करते हैं, यूके से भी माल मंगाते हैं, यूएस से भी मंगाते हैं, चाइना से भी मंगाते हैं, मोर देन 50% ऑफ योर ओवरऑल बिजनेस वॉल्यूम शुड गो विद यूएसए। दैट शुड बी बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान। तो अगर आपकी ये 3 कंडीशन, ट्रीटी कंट्री, यस यू आर, अगर आपकी सब्सटेंशियल ट्रेड है, सफिशिएंट वॉल्यूम में आप ट्रेड करते हैं, और मैक्सिमम जो हाईएस्ट आपका जो ट्रेडिंग कंट्री है वो यूएसए है, देन यू क्वालिफाई फॉर E1 वीजा। एग्जांपल्स, अगर आप प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पाकिस्तान में एंड एक्सपोर्ट टू यूएसए, फूड आइटम्स, बहुत सारा रॉ फूड, पैक फूड जो है वो यूएसए में इंपोर्ट होता है। स्पोर्ट्स गुड्स, पूरे का पूरा सियालकोट, सर्जिकल गुड्स, पूरा सियालकोट। एनीबॉडी फ्रॉम सियालकोट? वजीराबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, वेरी गुड, ग्रेट। सो यू गाइज आर देयर एक्सपोर्ट की कैटेगरी में। गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फैसलाबाद, एग्जैक्टली। सो देर आर द गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल पीपल, गारमेंट्स सर, दैट बिलोंग्स टू यू, ओके। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से, यानी पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, द मोस्ट कॉमन कैटेगरीज आर स्क्रैप, बहुत सारा स्क्रैप, पूरा गुजरांवाला में सारा स्क्रैप यूएसए से आ रहा है। एनीबॉडी गुजरांवाला? एक तो ये थे, और ग्रेट, व्हाट्सअप, वेलकम सर। तो स्क्रैप में अगर आप ट्रेड करते हैं यूएसए से, जो है वो अगर आप इंपोर्ट करते हैं, ई वेस्ट जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ई वेस्ट का मटेरियल है, जिसमें आपकी एलसीडीज, एलईडीज, मोबाइल्स, गेयर्स, गैजेट्स, ये सारी जो इंपोर्ट आती है, if that is something which you are doing with USA, you fall in this category. It can be many more too. सर्विस में IT सर्विस कंपनीज जो वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट करती हैं, ई कॉमर्स सर्विस, मेडिकल बिलिंग। एनीबॉडी नोज व्हाट इज मेडिकल बिलिंग, और एनीबॉडी डील्स इन मेडिकल बिलिंग है? किसी को नहीं पता? ओह, देयर इज वन, वेलकम। सो मेडिकल बिलिंग एक जबरदस्त इंडस्ट्री है जो यूएसए में बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है और पाकिस्तान में आउटसोर्स हो रही है। इट वाज प्रीवियसली इन बांग्लादेश, देन मूव टू इंडिया एंड देन श्रीलंका, एंड नाउ इट इज मूविंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज ग्रोइंग अ लॉट इन दिस मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स, ये भी एक बड़ी टेक्निकल सर्विस है, टेक्निकल बिजनेस है।
जिसमें जो आप कॉस्ट और जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट बजटिंग है, आप वो सारी करके देते हैं. दैट ऑल इज बीन आउटसोर्स इन पाकिस्तान. कॉल सेंटर्स, ऑफ कोर्स सारे के सारे कॉल सेंटर्स आज की डेट में इट स्टार्टेड मूविंग. पाकिस्तान इज ग्रोइंग अ लॉट इन डिजिटल बिजनेसेस एंड कॉल सेंटर इंडस्ट्री. सो कॉल सेंटर इज अ बिजनेस जो आप यूएस के क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं. यू फॉल इन वन कैटेगरी. Truck dispatches, accounting and outsourcing. So any of these the outsourcing services which you are doing in Pakistan for US clients, तो आप E1 वीजा कैटेगरीज को फॉल करते हैं. प्रोसेस कैसे होगा E1 वीजा का? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक क्विक रिव्यू देता हूं आपको. सबसे पहले हम वहां पे कंपनी रजिस्टर करेंगे. इट्स अनलाइकली इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में हम पहले बिजनेस करते हैं, 2 साल बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट बनता है, उसके बाद सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन करें. यस और नो? यस. यूएसए में हम सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करते हैं. इसके बगैर हम वी आर नॉट अलाउड टू डू द बिजनेस. हम लोग कंपनी रजिस्टर करेंगे, टैक्स रजिस्टर करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन होगा. देन वी लीज द ऑफिस प्रेमिसेस. नाउ लीजिंग द ऑफिस प्रेमिसेस एंड प्रिपेयरिंग द बेसिक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मतलब यह है कि अगर आपके बिजनेस मॉडल में आपको ऑफिस प्रेमिसेस चाहिए, देन यू नीड टू हैव इट. अगर आप जैसे स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं और आपका सप्लायर डायरेक्टली माल पोर्ट कर देता है, बुक कर देता है, देन यू डोंट नीड अ वेयर हाउस, यू डोंट नीड ऑफिस, यू डोंट नीड एनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर कोई ऐसा है कि आप स्क्रैप का माल लेते हो, यूएसए में कंसोलिडेट करते हो, वहां से उसको सेग्रीगेट करते हो, फिर उसको डिस्पैच करते हो, देन यू नीड एन ऑफिस. सो दैट इज सब्जेक्टिव. जब ये आपका ऑफिस और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल डिसाइड हो जाता है, फिर उसके बाद आपका एक बिजनेस प्लान डेवलप होता है. पूरा का पूरा आपका बिजनेस प्लान बनेगा. आपकी बजट, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और फिजिबिलिटी, आप कितने पैसे लगा रहे हो, कितने कमाओगे, महीने में कितना कमाते हो, कितनी ट्रेड करते हो, कितना प्रॉफिट आएगा, कितने एक्सपेंस होंगे, कितने रेवेन्यूज करोगे, कहाँ तक ग्रो करोगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में. दैट्स ऑल इज बीन कवर्ड अंडर द बिजनेस प्लान. उसके बाद आपकी बिजनेस एंड पर्सनल प्रोफाइलिंग. आपकी पूरी प्रोफाइलिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइनेंशियल, आपके कैरियर, आपके बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं. देन वी एंगेज द अटॉर्नी, वी सबमिट द वीज़ा, वी बुक योर वीज़ा अपॉइंटमेंट, एंड देन once your visa is approved, then you are welcome to come to USA. Is the process clear? All? Till last? Good. Now let's jump to the second visa category, E2 investor visa. अगर आप E1 कैटेगरीज को फॉल नहीं करते, आप यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं करते, आप जॉब बैकग्राउंड से हैं, आपका डिफरेंट कैरियर है, या आप कोई ऐसे बिजनेस में हैं जैसे रिटेल बिजनेसेस में हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता, या किसी भी वजह से E1 कैटेगरी में फॉल नहीं करते, देन E2 इज योर कैटेगरी. E2 इज योर चॉइस. E2 is again a non-immigrant visa for investors and entrepreneurs who are looking to run the business, start the business or establish the business in USA. इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स करनी है लिक्विड कैश की फॉर्म में यूएसए में. आप यूएसए के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे और वहां पे आप फिजिकली कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, रन करोगे, ऑपरेट करोगे, और उसकी बेस पे आपको E2 इन्वेस्टर वीजा मिलेगा. E2 इन्वेस्टर वीजा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, there are 7 different categories. First one is again the same, which is treaty country. Pakistan is a treaty country, so everybody is still qualified. Second, ownership and control. यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. Ownership and control का मतलब है कि अगर आप ब्रांड न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, then you should be having 100% of the business. अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, then you need to have majority shares of the business, जो कि 50 या 51% मिनिमम होंगे, और उसके अलावा उस बिजनेस की कंट्रोल जो है, उसका जो कंट्रोल है, जो अथॉरिटी है, डिसीजन अथॉरिटी है, वो आपके पास होगी. आई हैव नॉट सीन एनी रिटेल बिजनेस जो जिसमें 50,000 की इन्वेस्टमेंट हो और वो $6,000 का रेवेन्यू बना के दे रहा हो, आपको प्रॉफिट बना के दे रहा हो. आई हैव नॉट सीन इन माई लाइफ. तो डिजिटल बिजनेस में यस देयर इज पोटेंशियल, सर्विस बिजनेसेस में देयर इज अ पोटेंशियल. आप आज छोटे से स्टार्ट करते हो, 6 महीने 1 साल में आपके बिजनेस ग्रो करता है, देन यस यू कैन मेक इट, बट नॉट इन रिटेल. तो रिटेल के साथ मिनिमम अमाउंट का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, डोंट गो फॉर इट. आप अगर मिनिमम अमाउंट पे जाते हैं तो आप सर्विस बिजनेस में जाए, अगर आप रिटेल में जाते हैं तो अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट जरूर इन्वेस्ट करें. लास्ट वन, इंटेंट टू डिपार्ट. ये भी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं. इंटेंट टू डिपार्ट का मतलब है बिकॉज इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीजा, विच मीन्स
कि ये कभी भी ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। आप इन्वेस्टर वीजा पे ही रहेंगे यूएसए में एज लॉन्ग एज आपका बिजनेस कंटिन्यूड है, आप अपने E2 वीजा को रिन्यू करते रहेंगे, आप वहां पे रहते रहेंगे। नोबडी इज गोइंग टू किक यू आउट ऑफ द यूएस एज लॉन्ग एज योर बिजनेस इज रनिंग। लेकिन इसी वजह से एम्बेसी एक्सपेक्ट करती है कि देन यू नीड टू पुट अ प्लेज, यू नीड टू गिव देम अ ओथ कि यू हैव अ गुड इंटेंशंस एंड गुड होम कंट्री टाइज टू कम बैक टू योर कंट्री। अगर आपको E2 वीजा एक्सपायर हो गया, रिन्यू नहीं हुआ, या आपका बिजनेस खुदा ना खास्ता कोलैप्स हो गया, देन यू वुड नॉट बिकम अ बर्डन ऑन यूएस इकोनॉमी। आप गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे सोशल बेनिफिट्स लेने के लिए, आप जेंटलमैन सिटीजन की तरह एग्जिट कर जाओगे और अपने होम कंट्री में वापस आ जाओगे। दैट इज व्हाट यू कॉल एन इंटेंट टू डिपार्ट। तो आपको ये भी अपनी फाइल में प्रेजेंट करना होता है। इज दैट क्लियर? बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है एवरीबॉडी? गुड। वाई बिजनेस इन्वेस्टर वीजा? ऑफ कोर्स, क्यों जाना है अमेरिका, क्यों चाहिए वीजा, क्यों बिजनेस करें? लिव एंड वर्क इन यूएसए। सबसे बड़ा जिसमें बेनिफिट होता है स्पाउस को, जो एक मेन एप्लीकेंट है, एक उसका स्पाउस है, ही और शी कैन एनीबॉडी कैन बी अ स्पाउस। स्पाउस को एक तो ये वीजा आपको यूएस में आप यू कैन लिव एंड वर्क, यू कैन, इट्स अ वीजा फॉर योर होल फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, किड्स बिलो 21 ईयर्स, एवरीबॉडी कैन गो इन वन वीजा। वर्क ऑथराइजेशन मिलती है स्पाउस को, स्पाउस के पास ज्यादा अथॉरिटी और पावर होती है मोर देन इवन मेन एप्लीकेंट। मेन एप्लीकेंट अपने मेन बिजनेस के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता, ऊबर नहीं चला सकता, टेम्परेरी जॉब्स नहीं कर सकता, दूसरे बिजनेसेस नहीं कर सकता। स्पाउस के पास ये तमाम अथॉरिटीज होती हैं, स्पाउस कुछ भी कर सकता है या कर सकती हैं। तो बेसिकली जिसके इनकम पोटेंशियल ज्यादा हो तो वी रिकमेंड देम वो उसको आप डिपेंडेंट पे डालें, और जिसके इनकम पोटेंशियल कम हो वो मेन एप्लीकेंट बने, ताकि वो अपने बिजनेस में लिमिटेड हो जाए और द सेकंड पर्सन कैन बिकम इंडिपेंडेंट। उनको वर्क ऑथराइजेशन मिलेगा, वो जॉब कर सकते हैं, साइड बिजनेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज टेस्ट हमें नहीं चाहिए, लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बिजनेस एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इफ यू हैव इट इट्स गुड, इफ यू डोंट हैव इट डोंट वरी, वी डोंट नीड इट। अमेरिकन लाइफस्टाइल बच्चों को मिलेगा, फ्यूचर में हायर लेवल ऑफ एजुकेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास मेडिकल बेनिफिट्स होंगे, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज अ फास्ट प्रोसेसिंग इन दिस होल प्रोग्राम। सो दैट्स अ क्विक ओवरव्यू कि आप E2 वीजा को क्यों करना चाहिए आपको। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। The first one is start from decide if you need to start a new business or you need to invest in a business or you need to buy a franchise. जब आप ये डिसीजन ले लेते हो, then of course then the second step will be we get on board, we sign the agreements with you, we make you our clients, and then we start preparing and working on the whole application. Third one is that immediately after we get you on board, the third step is we register your companies. Again जैसे E1 में था, आपकी कंपनी लीगल मैटर्स, आपके लीगल रजिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी मैटर्स, टैक्स रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग, that goes on the point 3. Number 4, we start working on the business model. अगर आपने परचेज करना है बिजनेस, we assist you in finding a qualifying business. Qualifying business एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। Every industry, every active and legitimate industry is qualifying for E2, but every business in the same industry is not qualifying. Confusing या clear? Confusing, बताता हूं। गैस स्टेशन का बिजनेस क्वालिफाई करता है E2 को, लेकिन क्या सारे गैस स्टेशन क्वालिफाई करते हैं? That's not possible. एक गैस स्टेशन क्वालिफाई करता है, दूसरा नहीं करता, विच मीन्स कि उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, उस बिजनेस को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो आप गैस स्टेशन ले रहे हो, स्टोर ले रहे हो, आप कोई भी बिजनेस परचेज कर रहे हो, क्या वो बिजनेस क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्वालिफाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट्स अगेन अनदर वेरी लेंथी चैप्टर, कि उसमें क्या क्या हमें जो है वो चीजें मेक श्योर करनी है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो क्वालिफाई करे, बट नॉट एवरी बिजनेस इज क्वालिफाइड। तो हमें उसको बिजनेस को नेगोशिएट करना पड़ेगा, बिजनेस को फाइंड करना पड़ेगा, बिजनेस की ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, रिस्क इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ताकि हम आपको वो एक क्वालिफाइंग और रिस्क मिनिमाइज्ड बिजनेस जो है वो आपको दे सके। नेक्स्ट स्टेप में वी कंप्लीट योर एप्लीकेंट प्रोफाइलिंग, देन वी सेट अप द होल बिजनेस प्रोफाइलिंग। अगर आप नया बिजनेस बना रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनकी जो बेसिक बिजनेस पैरामीटर्स हैं, वो सारे राइट फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करने पड़ते हैं। वी गेट एवरीथिंग डन फॉर यू।
And once your business and personal profiling is ready, then we engage the attorneys who prepare your business visa application petition. Attorney engage होगा, file attorney को move होगी, your visa appointment will be set up. उसके बाद आपको वीजा इंटरव्यू की प्रिपरेशन दी जाती है, आपको मॉक इंटरव्यूज होंगे, वीजा की ट्रेनिंग होगी, इंटरव्यू क्वेश्चनर्स की जो ट्रेनिंग्स होंगी ताकि आप अपने इंटरव्यू को अच्छे से क्वालिफाई कर सके. Then you will attend the interview in the US embassy, you get visa, and then you start living your American dream. You got process clear? Good. Source of investment. बड़ा जबरदस्त जो है कंसर्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती हैं? आपका दोस्त अमेरिका में बैठा है और वो आपको अपना बिजनेस जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा, आप उसको वीजा क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा नहीं होगा. आपका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कंप्लीट आपका सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड्स और मनी ट्रेल, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसे कहां से आए थे और यूएसए में बिजनेस के लिए कैसे ट्रांसफर हुए थे. These all has to be legitimate source and legitimate with detailed trial. Income from the job or business. अब अभी जो भी अपना current profile है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, you can take a income of that, keep your savings और आप उस savings को invest कर सकते हैं. Inheritance amounts. अब्बा जी ने पैसे ट्रांसफर किए, अब्बा जी ने जायदाद दी थी, वो बेच दी है. आप inheritance amount ले सकते हैं. आपके assets हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, उनको सेल करके लिक्विडेट करके उनसे फंड्स लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन ले सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी लेजिटिमेट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिकॉज दैट आल्सो वुड बी रिक्वायर्ड. कि जो अगर आप किसी दोस्त से ले रहे हैं तो उसके टैक्स रिकॉर्ड्स, उसके इनकम प्रूफ और सोर्स ऑफ फंड वो भी रिक्वायर्ड होंगे. गिफ्ट मनी हो सकती है, आप फ्रेंड से लें या फैमिली से लें, आप किसी अननोन बंदे से लें. अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, वैसे तो कोई नहीं देता, बट अगर कोई देता है तो यू कैन टेक दैट गिफ्ट मनी, और यू कैन टेक अ बैंक लोन आल्सो, बट नॉट अंडर योर बिजनेस नेम्स और बिजनेस कोलैटरल. आप अपने पर्सनल नेम पे पर्सनल लोन ले सकते हैं, पर्सनल क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, और ये आपका एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है. इज दैट क्लियर? गुड. प्रोसेस टाइम, पूरे सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? कंपनी रजिस्ट्रेशन और सेटअप में तकरीबन 6 to 10 वीक्स ऑलमोस्ट वेरी करते हैं. IRS कितनी जल्दी जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करता है आपके EIN और टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए. देन आपकी क्लाइंट एंड बिजनेस प्रोफाइलिंग वेरी करेगा, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड और रेडी हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने अवेलेबल हैं, हाउ सून यू फैसिलिटेट एंड प्रोवाइड अस द डॉक्यूमेंट्स, बट ऑन एवरेज 2 to 4 वीक्स. द नेक्स्ट इज द बिजनेस एक्विजिशन, बिजनेस ढूंढना, बिजनेस को एवेल्युएट करना, बिजनेस की सारी ड्यू डिलिजेंस करनी. उस सारे प्रोसेस में हमें एवरेज 4 to 6 वीक्स, अगेन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस. एक बंदे को शिकागो में रिटेल स्टोर चाहिए, दूसरे को न्यूयॉर्क में गैस स्टेशन चाहिए. वो उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस लोकेलिटी में वो बिजनेसेस उस बजट के अंदर अवेलेबल होने की पे डिपेंड करेगा, बट एवरेजली 4 to 6 वीक्स में हमें एक क्वालिफाइंग बिजनेस मिल जाता है. एप्लीकेशन प्रिपरेशन, जिसमें बैंकिंग, आपके फाइनेंशियल्स, आपके ड्यू डिलिजेंस, आपकी जो बिजनेस रिपोर्ट्स हैं वो सारी प्रिपेयर करने में तकरीबन 2 to 4 वीक्स. So all in all, give and take, we are talking about 4 to 6 months in total, जो आपको टोटल टाइम पीरियड लगेगा इस सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करने में. नेक्स्ट, आवर सर्विसेज, व्हाट वी कैन हेल्प यू विद. ये जो पूरा प्रोसेस है, इफ आई टेल यू एंड सम इट अप इन अ होल, इन अ नटशेल, राइट फ्रॉम द डे व्हेन यू फर्स्ट टॉक टू अस until we welcome you and we make you land in USA, every single thing is taken care by us. We provide end-to-end service. Business idea validation, company registration, tax, bank accounts, setup, equipments, infrastructure, digital assets, websites, designing, contracts, staff, hiring, HR, profiling, visa application, attorney engagement, interview preparation, every single thing becomes the part of our service. So once we work together, we make sure that आपका A to Z complete का process जो है, we take care of it. 100% insured. आपने सुना होगा कि यूएस में बहुत सारे बिजनेसेस सू होते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं. बिकॉज सू इन अ बिजनेस और लॉ सूट फाइलिंग इन यूएसए इज वेरी 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 कॉमन. इवन पीपल ट्राई टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी कि हमें कोई ऐसा डिफेक्ट और डिफॉल्ट मिले या इंजरी मिले और दे वांट टू सू द बिजनेस.
because they get a lot of money out of it. Normally, most likely the people, the businesses, they only carry the general liability insurance, which is only if in case you get damage on my premises. That's what you call it, a general liability insurance. We are not only covered by general liability, but there is another category which is called professional errors and omission insurance, which means कि अगर मेरे सर्विस में, मेरी credibility में, मेरे पूरे operations में, if you find any gap and you feel that's not been correctly done, there is any negligence, there is any error, you are covered up to $2 million, and we pass on this insurance directly to all of our clients. आपको कहीं पे भी लगेगा, you don't need to talk to me, you go and talk to my insurance and you get your claim done. Not only your fees which you pay me, but also your total investment amount also is being covered. So up to the value of $2 million. I hope $2 million से ऊपर किसी ने invest नहीं करना यहाँ पे, right? Great. So you are covered. Now, last में चंद केस सिनेरियोज जो है वो आपको बताते हैं, बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शंस की बेस पे या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बेस पे डिफरेंट तरह के सिनेरियोज क्रिएट होते हैं. पोजेशन एंड कंट्रोल, जैसे मैंने पहले बोला था कि ईच इन्वेस्टर मस्ट हैव द पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. अगर आपके किसी फैमिली मेंबर्स का, किसी फ्रेंड्स का, किसी दोस्त का बिजनेस है और वो कहता है मेरे से साइन करवा लो, तो बिजनेस अपने नाम पे ट्रांसफर कर लो और गेट योर E2 प्रोसेस, you would not get E2 visa because you need to have the whole possession. आपको उसके शेयर्स लेने हैं और उसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए. If you don't get control, you don't get majority shares and you don't do the transactions formally, आपको वीजा नहीं मिल पाएगा. Someone else cannot invest the funds into your company. अगर आपका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके फ्रेंड्स इन यूएसए हैं या फैमिली इन यूएसए, कि आपके कोई फैमिली मेंबर मौजूद है या कोई फ्रेंड है और वो वहां से पैसे ट्रांसफर कर देगा, ही कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, कि वो बिजनेस बाय करके आपको ट्रांसफर कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. उसको कैश देना होगा आपको एज अ गिफ्ट मनी और अ लोन मनी, एंड देन दैट कैश यू वुड यूज टू बाय द बिजनेस. आप वो इन्वेस्टमेंट खुद करोगे क्योंकि कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन यू. आप इनहेरिट नहीं कर सकते. आपके किसी फैमिली मेंबर का कोई बिजनेस है और वो बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दे और उसकी बेस पे आप E2 अप्लाई कर दो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आप कैपिटल इनहेरिट कर सकते हो कैश की शक्ल में या किसी नॉन बिजनेस एसेट्स की शक्ल में, जिनको आप लिक्विडेट करके और फिर उस कैश मनी से आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे. So this is very important when it comes to possession and control. Second scenario, investment at risk and irrevocably committed. At the time you file E2, जब आप E2 फाइल करने जाते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वीजा एप्लीकेशन से पहले कंप्लीट हो गई होती है. आप बिजनेस प्लान बना के और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना के एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते. आपको वीजा सबमिशन के लिए बिजनेस में तमाम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन, लीगल एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस बाय कर रहे हो तो बाय करने के तमाम जो अमाउंट है, अगर आप नया बना रहे हो तो आपको तमाम इक्विपमेंट्स, स्टाफ, हायरिंग, ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डन. आप पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होगी. योर बिजनेस मस्ट बी क्लोज टू स्टार्ट. आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बिजनेस रेडी टू ऑपरेट होना चाहिए. अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय कर रहे हो तो वो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड है, चल रहा है, तो वो उसके ऑपरेशन इट शुड कीप ऑन कंटिन्यू. आपके ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे इवन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन आल्सो. just having the intent to invest is not enough. इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ एम्बेसी को ये बोले मेरे पास पैसे हैं, शो मनी बैंक में दिखा दें और बोले कि मुझे वीजा दे दो, आई विल गो देयर एंड आई विल इन्वेस्ट, नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एम्बेसी सेज योर मनी शुड बी एट रिस्क. एट रिस्क का मतलब है कि अगर आपको वीजा नहीं मिला, आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं, आपने रेंट पे कर दिया है, आपने लीज एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं, आपने बिजनेस परचेज कर लिया, अगर खुदा न खास्ता वीजा नहीं मिला तो आपके पैसे लॉस हो जाएंगे. सैड. लेट मी एक्सप्लेन. एम्बेसी कहती है कि दे नीड टू मेक श्योर कि आपने पैसे प्रॉपरली अपनी इन्वेस्टमेंट कमिट की है. दे डोंट वांट यू टू लूज द मनी बाय द वे, बट दे वांट टू मेक श्योर, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे टाइम पे और बहुत सारे दुनिया के डिफरेंट प्रोग्राम्स में ऐसा हुआ है जहां पे उन्होंने बिजनेस प्लान की बेस पे वीजास दिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, हम जाके उस बिजनेस वो इन्वेस्टमेंट कमिट नहीं करते, वो दोबारा इन्वेस्ट नहीं करते.
लैंड हो गया और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट्स करते नहीं हैं। तो उन जो कंट्रीज भी ये कर रही थी, एवरीबडी हैज क्लोज्ड इट। अमेरिका ने तो कभी ये किया ही नहीं। दे वांट कि आप पहले पैसे इन्वेस्ट करें। सॉरी, विच मीन्स अब होगा क्या अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे और वीजा रिजेक्ट होगा, तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होगा? देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन डिटेल। लेकिन उसमें ये होता है कि बेसिकली एम्बेसी ने चूंकि आपको बोला कि आपने इन्वेस्टमेंट पहले करनी है, दे डू नॉट जस्ट सिंपली रिजेक्ट योर वीजा, दे पुट ऑब्जेक्शंस ऑन योर केस रादर देन रिजेक्शंस। ऑब्जेक्शंस मींस आपने एप्लीकेशन सबमिट की और उस पर कोई एम्बेसी को कोई कंसर्न्स हैं और उसमें उनको कोई चीज में डाउट्स हैं, they will ask the questions, they will ask additional documents or request for further evidences, और वो आपको जब हम उसके ऊपर रीवर्क करेंगे, रीडू करेंगे, we resubmit the application and we get the visa approved. So practically these investment visas are intended to be approved. मतलब कि एम्बेसी, ये यूएस गवर्नमेंट आपको ये वीजा देना चाहती है, that's why they want you to invest first. जब आप इन्वेस्ट करोगे सही से करोगे, द पॉइंट इज के सही से करोगे, जो रूल्स हैं जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करोगे। शॉर्टकट्स मारोगे तो कभी भी वीजा नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, E2 स्टेटस एंड E2 वीजा। E2 स्टेटस और E2 वीजा में बहुत कंफ्यूजन है। आपको जिनके पास B1 B2 वीजा मौजूद होते हैं वो यूएस में आते हैं और आपके पास दो ऑप्शन है। आप विद इन द यूएसए वहां से रह के आप E2 का स्टेटस चेंज कर सकते हो। आप वहां पे आए, 6 मंथ की आपको एंट्री मिली और आप वहां पे बैठ के अपना स्टेटस चेंज कर लो, B1 B2 से जंप कर जाओ E1 E2 पे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप E2 वीजा लो, जैसे आपने B1 B2 वीजा लेते हो, आपकी सारा बिजनेस प्रिपेयर हुआ, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स गए, आपका इंटरव्यू हुआ और आपको वीजा स्टैंप हुआ। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये होता है कि E2 स्टेटस में आप लैंड लॉक हो जाते हो, आप एग्जिट नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेटस इज अ सिंगल एंट्री और अ वन टाइम स्टेटस। आप अमेरिका में मौजूद हो, 6 महीने में आपने बिजनेस भी परचेज कर लिया, एप्लीकेशन डाली यूएससीआईएस में, स्टेटस चेंज हो गया, आप वहां पे रह सकते हो फॉर द नेक्स्ट 2 years। लेकिन द मोमेंट यू एग्जिट फ्रॉम यूएसए, आपका स्टेटस एक्सपायर हो जाता है और दोबारा एंट्री करने के लिए आपको एम्बेसी में दोबारा वीजा प्रोसेस करना होता है। जब आप इसके अगेंस्ट, जबकि आपको E2 वीजा इशू होता है, तो E2 वीजा आपका बिल्कुल B1 B2 की तरह होता है और ये मल्टीपल एंट्री वीजा होता है। देन यू कैन ट्रैवल एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। तो मेक श्योर कि अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आपने यूएसए में आना है और आके स्टेटस चेंज करना है, तो यू विल बी लैंड लॉक फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो आपको 2 साल तक आप एग्जिट नहीं कर सकते, या व्हेनेवर यू विल एग्जिट, आप एग्जिट दोबारा यूएसए में एंटर नहीं कर पाओगे। So make your plans accordingly. Next, बोनाफाइड बिजनेस। बिजनेस बोनाफाइड होना बहुत जरूरी है। बोनाफाइड से मुराद अगेन इट शुड बी, जैसे रियल एंड ऑपरेटिंग की टर्म्स थी, इसी तरह बोनाफाइड बिजनेस की टर्म्स हैं कि आपके बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। आप कहते हो मैं अच्छी स्वीडिश बना लेते हैं या एक अच्छी बिरयानी बना लेते हैं, तो हम सिंगल 1 डिश का बिरयानी का जो स्टॉल है, जो फूड ट्रक है, वो ओपन करेंगे और उस पर जो है वो E2 वीजा ले लेंगे। दैट्स नॉट अ बोनाफाइड बिजनेस। बोनाफाइड मतलब कि उस फूड ट्रक से आपके पास इतनी ग्रोथ नहीं होगी कि आप फ्यूचर में भी इंप्लॉय हायर कर सके। इट शुड नॉट बी अ होम बिजनेस। अगर आप IT कंपनी कर रहे हो और IT कंपनी के लिए आप कहते हो आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है, यू आर अ गुड डेवलपर बाय योरसेल्फ, आप घर से बैठ के लैपटॉप से ऑपरेट करोगे, देन इट्स नॉट अ बोनाफाइड बिजनेस। ये बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। You are not, it should not be the owner operator. The same, IT company guy cannot be an owner operator. अगर आप ट्रकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक ट्रक लेके बिजनेस स्टार्ट करोगे क्योंकि आप खुद ड्राइव करोगे, दैट्स नॉट अ बोनाफाइड बिजनेस। आपको कम से कम 2 या 2 से ज्यादा ट्रक लेने पड़ेंगे ताकि आप एम्प्लॉय और ड्राइवर्स हायर कर सको और उसके बेस के ऊपर आप अपना बिजनेस ग्रो करो। इट शुड मस्ट बी एक्टिव एंड फॉर प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस, NGOs और इस तरह की किसी भी इनएक्टिव या पैसिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, क्रिप्टोज हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज परचेज करते हो, इन पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की बेस पे आपको E2 वीजा या कोई भी यूएस का बिजनेस वीजा नहीं मिल पाएगा। सो इट शुड बी बोनाफाइड, इट शुड बी एक्टिव, इट शुड बी रियल एंड ऑपरेटिंग। यूटिलाइजेशन ऑफ B1 B2, बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है। B1 B2 का मतलब है कि आप टूरिस्ट वीजा है पर्सनल एंड बिजनेस पर्पसेस के लिए,
आप पर्सनल और बिजनेस पर्पस के लिए विजिट कर सकते हो एज अ टूरिस्ट टू यूएसए, आप बिजनेस नहीं कर सकते। इवन इट्स कॉल्ड अ बिजनेस टूरिस्ट वीजा, तो लोग इसको समझते हैं कि हमारे पास बिजनेस वीजा है, हम जाके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे। You will get your whole program, your future, your applications jeopardized. आप compromise कर दोगे future applications for USA. आप B1 B2 में सिर्फ बिजनेस ढूंढ सकते हो, कंसल्टेंट्स हायर कर सकते हो, अटॉर्नी हायर कर सकते हो, CPAs टैक्स अकाउंटेंट्स हायर कर सकते हो, अपने मीटिंग्स कर सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो, एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हो, और इसके अलावा कोई एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो, बट आप कोई ट्रांजैक्शन साइन नहीं कर सकते, फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं ले सकते। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो तो कोई डील मैच्योर नहीं कर सकते। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट डू ऑन B1 B2, सो बी केयरफुल ऑन दैट। What will happen to my business if the visa is rejected? Again, which we discussed earlier, कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे होती है, तो आपका डाउट है कि अगर रिजेक्शन हो गया देन व्हाट विल हैपन। जब बिजनेस रिजेक्ट होता है तो एज आई सेड इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स ऑलवेज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन आएगी, एम्बेसी को फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वी प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स एंड वी कीप रिपीटिंग द प्रोसेस 10 times or even 100 times until we get the visas approved and we make the embassy satisfied. It never happened though, but if that bad scenario comes, तो हम लोग उसको repeatedly application resubmit करके approval तक लेके जा सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे you get exhausted और आपको लगता है कि यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग हो रहा है, the business is still an asset जो आप ऑन करते हो, जैसे रियल एस्टेट होती है। आप जो जैसे बिजनेस आपने परचेज किया उसी तरह आप उस बिजनेस को दोबारा सेल करके और अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर कर सकते हो। थर्ड, आप उस बिजनेस को एज अ रिमोट और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है या नहीं रिक्वायर्ड है, तो आप वो बिजनेसेस रिमोटली एम्प्लॉयज हायर करके वो कंटिन्यू कर सकते हो, ताकि आप उस बिजनेस को जो है वो उसके प्रॉफिट्स बना सको और एंजॉय कर सको। लास्टली, अगर कुछ भी नहीं बनता देन यू सेल दैट बिजनेस। आप जैसे आपने बिजनेस परचेज किया था, इसी तरह आप वो बिजनेस सेल कर दोगे किसी थर्ड पार्टी को और आप अपने पैसे जो है वो रिकवर कर लो। लास्ट थिंग, ई वीजास टू ग्रीन कार्ड, E1 वीजा, E2 वीजा, दोनों ऑप्शन जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीजाज हैं। तो लोगों का कंसर्न रहता है कि हम 10 साल गुजारेंगे उसके बाद भी हमें ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली कि अगर आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड चाहिए तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते तो आप ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ई वीजास को स्टेपिंग स्टोन के तौर पे यूज करें, मार्केट एंट्री के तौर पे यूज करें। यूएसए इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप जब एक दफा एंटर करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसकी बेस पे आप ग्रीन कार्ड को जंप कर सकते हो। सम ऑफ देम आर EB-5 ग्रीन कार्ड। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस आज स्टार्ट करते हो $1 लाख से, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में बिजनेस ग्रो कर जाता है एंड इट रीच टू द वैल्यू ऑफ $1 मिलियन, तो आप उस बिजनेस को EB-5 प्रोग्राम पे जंप करके ग्रीन कार्ड ले सकते हो। एंड दिस हैपेंस वेरी कॉमनली। एम्प्लॉयमेंट बेस, आप अगर किसी ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आपके किसी अपने क्लाइंट्स या अपने वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बन के आपके अच्छे रिलेशंस डेवलप हो गए और वो वेंडर एक एस्टैब्लिश कंपनी है, आपको एम्प्लॉयमेंट देना पसंद करे और देने पे एग्री कर जाए, तो आप एम्प्लॉयमेंट बेस के ऊपर जंप करके ग्रीन कार्ड ले लेते हो, अपने E2 वीजास को सरेंडर कर देते हो। एंड द सेम थिंग कैन आल्सो हैपन व्हेन इट इज योर स्पाउस, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो मेन एप्लीकेंट है वो बिजनेस कर रहा है, स्पाउस किसी ऐसी कंपनी में काम करता है या करती है जहां से उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और कंपनी एग्री करती है उसको स्पॉन्सर करने में, तो उसकी बेस पे एम्प्लॉयमेंट बेस पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। एंड दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे जो और सबसे कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे कि E2 के लोग जो ग्रीन कार्ड पे कैसे जाते हैं। तो यू और योर वाइफ, एनी ऑफ दोज जिसको जॉब मिल सकती है वो स्पाउस बनता है, वर्क परमिट लेता है, जॉब लेता है और उस पर ग्रीन कार्ड लेता है। द नेक्स्ट इज EB-1A एंड EB-1C। अगर आप अपने ही बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे चले जाते हो, यानी आप बिजनेस की टॉप पोजीशन पे चले जाते हो, इंडस्ट्री को लीड करते हो, आप कोई ऐसा बिजनेस बना रहे हो या कोई ऐसी पोजीशन पे चले गए हो जो कि अपनी इंडस्ट्री की सबसे टॉप और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, नेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, तो आप उसकी बेस के ऊपर EB-1A प्रोग्राम को क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज EB-1C विच इज अगेन एन इमिग्रेंट वीजा, कि आपका पाकिस्तान में बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, उसको चलता रहने दो, एस्टैब्लिश करो, ग्रो करते रहो, बैक।
वी वर ऑन EB1A एंड EB1C कि अगर आप अपने बिजनेस की बेस्ट सिचुएशन में हो, अपनी इंडस्ट्री के टॉप लीडर हो, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस पे ग्रीन कार्ड मिल सकता है आपको. इट इज कॉल्ड सेल्फ पिटिशन ग्रीन कार्ड. EB1C मल्टीनेशनल बिजनेस, पाकिस्तान में आपका बिजनेस कंटिन्यू टू ग्रो, आप उसको चलता रहने दो, अच्छा चल रहा है, पैसे बना रहा है, उसको ग्रो करते रहो. अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करो, 1 से 1.5 साल के बाद आपके पास 2 कंट्रीज में 2 बिजनेसेस हो गए और इसकी बेस के ऊपर भी आप EB1C को कंटिन्यू कर सकते हो. जो अगर दोनों बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो आपको ये मल्टीनेशनल वीजा कैटेगरी में ग्रीन कार्ड पे लेके जा सकता है. 5th, EB2 NIW. NIW इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट वेवर. अगर आप किसी भी ऐसी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस है, IT है, डाटा साइंस है, डिजिटल बिजनेसेस हैं, रिटेल बिजनेस है, आप इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, डॉक्टर के प्रोफेशन में हो, बैंकिंग में हो, फाइनेंशियल में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप एक्सपर्ट हो और आपकी एक्सपर्टीज यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूजफुल है. नेशनल इंटरेस्ट से मतलब कि जो कंट्री का ओवरऑल इट्स अ बेनिफिट फॉर द कंट्री, जिससे आपकी एक्सपर्टीज से यूएस को एज अ कंट्री बेनिफिट मिल सकता है और आपकी ये स्किल्स एक्रीडेटेड स्किल्स हैं. तो आपको NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर पे सबसे, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस वन आल्सो इज कॉल्ड ऑनररी ग्रीन कार्ड. आपको इसकी बेस पे ऑनररी ग्रीन कार्ड मिल जाता है एक क्वालिफाइंग डॉक्टर को, इंजीनियर को, किसी भी ऐसे स्पेशलिस्ट को. 6 and 7 जबरदस्त बिजनेस, फैमिली बेस एंड स्पाउसल. फैमिली बेस मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज में किसी बहन भाई को, सिबलिंग्स को या पेरेंट्स को, किस जो यूएस नेशनल्स थे, उन्होंने उनकी इमिग्रेशन पिटीशन फाइल की है और इमिग्रेशन सिबलिंग्स की जो पिटीशन है उसको यूजुअली 12 से 15 साल और समटाइम्स 18 साल भी लगते हैं. तो अगर आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर वहाँ पे है जो आपकी पिटीशन फाइल करता है और आप 18 साल वेट करने की बजाय E2 पे आ जाओ, अपनी लाइफ एस्टैब्लिश करो और जब आपकी फैमिली पिटीशन अप्रूव हो जाएगी देन यू जंप फ्रॉम E2 टू योर फैमिली पिटीशन. एंड लास्ट वन इज स्पाउसल. अगर आप यंग हो या इवन यंग नहीं भी हो, आपको वहाँ पे कोई आपका ऐसा सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी मिले और आप शादी करना चाहो, तो आप शादी करके उसकी बेस पे भी कर सकते हो, ग्रीन कार्ड ले सकते हो. ये अच्छा ऑप्शन है नहीं? एवरीबॉडी, ये यंग लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस ऑप्शन में. आई डोंट नो व्हाई. मैरिड अनमैरिड दिस टेबल पर्टिकुलरली? हाँ, यंग एंड हार्ड, एग्जैक्टली. तो आप स्पाउस करके वहां पे जो है वो मैरिज करके उसकी बेस पे भी ग्रीन कार्ड ले सकते हो. सो दीज आर ओनली कपल ऑफ ऑप्शंस जो कॉमनली यूज होते हैं. देयर आर मेनी मोर एज वेल. तो जब अब आप एक दफा एंटर होते हो मार्केट में, तो सर्टनली आपके पास बहुत डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और फिर देन यू वुड फिगर आउट बाय योरसेल्फ कि आपको किन की बेसिस पे ग्रीन कार्ड मिल सकता है. सो आई होप दैट्स ऑल फ्रॉम मी नाउ फॉर टुडे. I hope that gives you a sufficient information कि आप अपने businesses को और E2 visas को कैसे pursue कर सकते हो. Thank you so much. You've done a really excellent presentation. It has really broadened our horizon जो हम literature जितना पढ़ा भी, and subsequently the way you have presented it has really given us a broader view of how this whole scheme would work. My initial reaction to this is, and specifically with regards to the clinics as well, how would embassy or a consular would react with the franchise we are going, which is just hitting the ground right now? How would they take it? Now, another follow-up question to this is, the franchise fee which Clinical is charging over here is somewhat equivalent to what the other franchises which are established in US. So, how would you react to that question as well? Thank you so much, sir. Thank you, first of all. बहुत शुक्रिया. So your first part of the question is how would Embassy react? Embassy would react the same way for any brand new franchise, or even if it is an old or existing, well, let's say 100-year-old franchise. The both would come in the same way. It all depends how conveniently you would match your profile with that franchise. मतलब ये है कि अगर आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज परचेज करने जा रहे हो, that does not give you a by default benefit कि आपको अप्रूव मिल जाएगा, because McDonald's is one of the biggest franchise in the world. So same way, अगर आप एक brand new franchise लेने जा रहे हो, तो all they need to know is कि what that franchise where that franchise comes from, उसका background क्या है,
उसके फाउंडर, उसके जो ऑनर्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, जो फ्रेंचाइजी जो इन्वेस्टर है उसका बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस के ऊपर ग्रिप कितनी है, बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल्स कितने हैं, फ्यूचर में बिजनेस के प्लान्स क्या हैं। बिकॉज स्टार्टअप कंपनीज में हमेशा से इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर प्लान्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस। अगर प्लान्स और प्रोजेक्शंस सॉलिड हैं और वो सब्सटेंशिएट करती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स और बैकग्राउंड और सपोर्ट के साथ, देन डेफिनेटली इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू। फ्रेंचाइज ओल्ड और न्यू होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपके प्रोफाइल को फ्रेंचाइज के साथ मैच करने से पड़ता है। So that's your, you know, the first part of your question. Second is why we as a brand new franchise are charging the same amount as any other established franchise. Because franchise is one of the most regulated industry in USA after the real estate market. रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो कि सबसे टॉप रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, या फिनटेक जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, दैट इज अनदर रेगुलेटेड इंडस्ट्री। थर्ड कम्स एज अ फ्रेंचाइज बिकॉज फ्रेंचाइज इज आल्सो ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। एज अ फ्रेंचाइजर, बीइंग अ फ्रेंचाइज कंपनी माई सेल्फ, I am more audited than even any other industry in the USA or any other industry in business. मेरी एक इवन जो मेरी कन्वर्सेशन है वो भी ऑडिट होती है एज अ फ्रेंचाइजर, विच मीन्स जो लेवल ऑफ सपोर्ट एंड सर्विस है, आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज और माई फ्रेंचाइज। इनफैक्ट मैंने एग्जिस्टिंग मार्केट को जब compete करने जा रहा हूं तो मुझे उससे ज्यादा अग्रेसिवली सपोर्ट करनी है, उससे ज्यादा मेहनत करनी है, और उसको बिकॉज आई हैव टू compete विद सम बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स को compete करने के लिए मैं ज्यादा एफर्ट्स करूंगा, और इसी तरह अपने फ्रेंचाइजीज को उससे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। When I compare the value given to any franchisee, there is no way I can differentiate or put myself down or less amount in any rather than any existing franchise. So I'm not lower, I'm not on top, I am average of any franchise. Even in cleaning industry, there are franchises available in 15,000 and there are franchises available in 75,000 as well. And I am average between, which is 40,000, I am average in between both. तो इस वजह से मुझे एवरेज रखना पड़ा, because I cannot go below, because I don't want to compromise on the basic standards and the professionalism which I will be giving you on the longer term. Thank you. Anybody else? Yeah. Sure. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद। तो मेरा सवाल ये है कि if I land in USA on E2 investor visa, is there any possibility it is convertible to green card with family? I just answered. There are 7 ways of converting from E2 to green card. और 7 different options हैं। आप E2 से EB5 में जा सकते हैं, फैमिली बेस पे जा सकते हैं, आप बिजनेस की ग्रोथ करके मल्टीनेशनल पे जा सकते हैं। सो देयर आर 7 डिफरेंट कैटेगरीज, और इससे ज़्यादा भी मार्केट में मौजूद है। E2 ऑन इट्स ऑन डज नॉट गो टू ग्रीन कार्ड, बट यू कैन यूज E2 एज अ स्टेपिंग स्टोन, और आप लेट फ्यूचर में जंप करके E2 सरेंडर करके किसी दूसरे इमिग्रेंट प्रोग्राम पे जा सकते हैं। मैं स्पेसिफिक बात पूछ लेता हूँ कि अगर E2 पे वहाँ गए और ये जो 7 आपने बताए हैं, इनमें से कोई भी यूजेबल नहीं है फॉर सम रीज़न, और कोई लोकल एम्प्लॉयर आपको हायर कर ले, आपको वर्क परमिट पे जैसे Right. कार्ड मिलता है, Yes, you can. इट इज डूएबल? राइट। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ऐसी मिलती है और स्पॉन्सर क्वालिफाइंग है ग्रीन कार्ड सपोर्ट करने के लिए, यस यू कैन। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि E2 के साथ जो शर्त है कि वो वाला एप्लीकेंट कोई जॉब नहीं कर सकता, मेन एप्लीकेंट जॉब नहीं कर सकता, यस। तो फिर ये रूट कैसे होगा? अगर वो जॉब आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप जॉब ऑफर लोगे, जॉब ऑफर लेके E2 सरेंडर करोगे और जॉब ऑफर के उसके जॉब ऑफर की एप्लीकेशन के ऊपर सबमिट करोगे। अब यहाँ पे होगा क्या, आगे दौड़ के पीछे छोड़ दोगे। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको E2 सरेंडर करना पड़ेगा। E2 सरेंडर करोगे, आपके उसके बाद जब पिटीशन फाइल करोगे, अगर पिटीशन ने 2 साल लगा दिए प्रूव करने के लिए, तो आपके पास ना E2 होगा ना ग्रीन कार्ड होगा, जब तक अप्रूवल नहीं मिलता। So you need to plan it very carefully, very categorically. इसको प्लान किया जाता है, इसको बड़ी डिटेल से, इसको सेंसिटिव मैटर है, इसको सेंसिटिवली डिजाइन किया जाता है, बट यू कैन गेट इट डन। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जो E2 में जो स्पाउस को जो वर्क परमिट मिलता है,
वो कोई कंडीशनल वर्क परमिट होता है या उसमें आप किसी मल्टीनेशनल में भी काम कर सकते हैं या ब्लू कॉलर? No, it's open work permit. It's an open work It's permit. open work permit. Spouse can do anything, business, job, anything, same like US citizen or US national. Okay. Thank you. Thank you. Sure. Let's take a couple of them from here and then we'll move here. अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम दिस सलाम। इज ईशान। मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि जो ट्रांसफर फंड्स हैं इसमें Right. उसमें क्योंकि आई थिंक इसमें शायद स्टेट बैंक के थ्रू भी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो इसमें क्या कितना टाइम टेकिंग एंड सिक्योर होगा, और अगर इन केस किसी का नहीं होता तो उसके वापसी का जो रूट है क्या वो भी स्टेट बैंक के थ्रू आएगा और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो सकती, फर्स्टली। एंड सेकेंडली प्लीज़ लेट मी कंप्लीट कि आपने एक एस्ट्रो मैकेनिज्म का इसमें जिक्र किया है। एक तो उसमें एस्ट्रो मैकेनिज्म को इफ़ यू कुड प्लीज़ थ्रो लाइट इन दैट, और सेकेंडली कि एस्ट्रो करते कौन है, क्या वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज़ होती हैं या वो प्राइवेट लोग होते हैं? थोड़ा सा इसको प्लीज़। थैंक यू। Sure. First of all, जो फंड्स ट्रांसफर का राउट है, स्टेट बैंक का अप्रूवल ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है। आपकी जो सोर्स ऑफ फंड है दैट हैज टू बी टैक्स पेड, टैक्स डिक्लेयर्ड, एफपीआर रिकॉर्ड्स आपके अपडेटेड होने चाहिए, आपके रिकॉर्ड क्लियर होंगे। उसके बाद आप अपने बैंक मैनेजर से कोऑर्डिनेट करोगे, ही विल प्रिपेयर योर फाइल, he will prepare your whole thing, the documents, submit it to the state bank to get the state bank approval. In order to get the approval, उसमें जो हम जब आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे वहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी हम साथ लगाएंगे, आपकी पूरी फाइल को रिव्यू करेंगे ताकि आप स्टेट बैंक में एक स्ट्रॉन्ग केस पुट कर सको। देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं जाती। इट्स रॉन्ग, इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल बाहर जाती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, बट ओनली द वे इज कि आपको रेगुलेटेड होना है, यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड्स को प्रूव करना है, मनी शुड बी टैक्स पेड, और आपको लॉजिकल, लीगल, लेजिटिमेट रीजन देनी है कि आप अपने फंड्स को क्यों लेके जा रहे हो। इट कैन बी पर्सनल रीजंस, इट कैन बी बिजनेस रीजंस, बट यू डेफिनेटली गेट अप्रूवल्स, एंड वंस द अप्रूवल कम्स देन थ्रू प्रॉपर बैंक चैनल द मनी ट्रांसफर्स टू देयर। ओनली राउट इज टू ट्रांसफर थ्रू बैंक चैनल, देयर इज नो अदर चैनल्स व्हिच कैन बी राउटेड। The second one about the escrow. Escrow. Quick review. Escrow is a complicated matter. It's a long, debatable topic. I will try to cover you generally. Escrow is a regulated body. Regulated body से मतलब है government authorities नहीं होती हैं, private मेरे और आपकी तरह के businesses होते हैं। We are escrow agents, which means कि हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग ऑडिटेड होते हैं, रेगुलेटेड रहते हैं, बट वी आर नॉट एसोसिएटेड और अप्रूव्ड और लिंक्ड विद एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एस्क्रो बेसिकली काम कैसे करता है कि इट्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी अरेंजमेंट्स सेलर और बायर के दरमियान, बिकॉज यू गेट इट आउट कि अगर आप एक बिजनेस परचेज कर रहे हो और बिजनेस की इन्वेस्टमेंट आपने उसको दे दी, इट रिजेक्ट हो गया, तो आपको क्या होगा? होता ही है कि अगर सेलर एग्री कर जाए बिजनेस में तो आप एस्क्रो अरेंजमेंट्स कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज की डेट में व्हेन आप बिजनेस वो परचेज करते हो जो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल बिजनेस जब ओपन मार्केट में सेल के लिए आता है तो वो 6 महीने आपके लिए एस्क्रो का अरेंजमेंट का वेट नहीं करता, जिसका मतलब है कि आपका रिस्क तो मिनिमाइज हो गया बट सेलर का रिस्क इंक्रीज हो गया। आपको तो पैसे रिफंड हो जाएंगे बट सेलर 6 महीने जो आपके साथ बाउंड है लीगल एग्रीमेंट में, ना वो बिजनेस सेल कर सकता है, ना वो बिजनेस आपकी ट्रांजैक्शन से बैकआउट कर सकता है। और 6 महीने बाद आपका E2 रिजेक्ट हो गया, आपने ट्रांजैक्शन से बैकआउट किया, तो सेलर का बिजनेस मार्केट में ओपन टू सेल रह जाएगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इट्स नॉट वेरी कॉमन टू गेट अ एस्क्रो सेलर, but if you become successful in getting the negotiations done, then yes, you can get the escrow done. But escrow parties are private individuals or companies जो escrow करती हैं. It's not government authorities involved in this. Sorry for putting an extra question. A quick So question. there are a lot more. Just a if you short don't one. mind. We Just can have a lot of chat after this. Also, Thank- I don't want to thank keep this test also waiting. There is a couple of those there as well. Sorry sir, please. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है इधर पाकिस्तान में, हम इंजीनियरिंग और Sorry. No particular case specific questions, please. आपने कोई आप अगर जनरल है तो आप मुझसे जरूर कीजिए, लेकिन अगर बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे तो वो हम बाद में कर सकते हैं, वन पे कर सकते हैं, बिकॉज़ दैट वुड ऐड मोर वैल्यू। नहीं, मेरा उसी रिलेटेड है कि अगर E1 के लिए E1 कैटेगरी में मैं फॉल करता हूँ, मतलब जैसे आपने एक्सप्लेन किया,
तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी वो मेरी कंपनी साइन अप होके उसमें जाएंगी जो इन्वेस्टमेंट्स आप इवन में आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है मेजरली। अच्छा, मेजरली नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल में जरूरत होगी, जैसे आपको ऑफिस लेने की जरूरत है तो आप यस आपको चाहिए, वो आप अपनी कंपनी में करेंगे। अगर वेयर हाउस चाहिए तो आप करेंगे। लेकिन अगर आपका जैसे ऑनलाइन बिजनेस है, आपने जैसे बताया, तो आप सारी इन्वेस्टमेंट्स अपने पाकिस्तान ऑफिस में करेंगे। यहीं पे आप अपना स्टाफ इंक्रीज करेंगे, रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, वहां पे आप सिर्फ सर्विस देंगे, आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक, थैंक यू। ओके सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह कर सकते हैं कि अगर उधर कार वॉश का कोई बिजनेस खरीद लेते हैं तो बाकी जो दोनों हैं, मैं या मेरे सपोज वाइफ है, तो हम दोनों काम कर सकते हैं उस बिजनेस में? नहीं, अलग सेपरेट से नहीं, जो मेन एप्लीकेंट है वो नहीं कर सकता, स्पाउस कर सकते हैं। सही है, वो पैसिवली पैसे आए जो मतलब कार वॉश से जनरेट हो और नहीं, जो E2 बिजनेस है वो पैसिव नहीं हो सकता। E2 बिजनेस शुड बी एक्टिव, यानी जो मेन एप्लीकेंट है वो एक्टिव बिजनेस में फुली एंगेज होगा। वो काम नहीं करना चाह रहा, इट्स फाइन, बट वो किसी दूसरे बिजनेस में काम नहीं कर सकता, स्पाउस कर सकते हैं। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियाज है, मैं रिटेल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो आपने वो तो सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बताया जहाँ पर वहाँ पर फ्रेंचाइजेस अवेलेबल हैं और यहाँ से हम एज इन्वेस्टर वहाँ जा सकते हैं। राइट। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर हमारी फैशन इंडस्ट्री जो है उसके वहाँ स्टोर्स को ले जाए और वहाँ के लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहें? एब्सोल्युटली सर। इससे पहले जो आपके आने से पहले जो मेरी प्रीवियस प्रेजेंटेशन थी फ्रेंचाइज कंसल्टेंट की, दैट्स द बेसिकली स्कोप जो मैं पाकिस्तान में लाना चाह रहा हूँ। आज से पहले इस तरह का स्कोप मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा कि पाकिस्तानी बिजनेसेस जो डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, माय एजेंडा इज आई वांट टू टेक देम टू इंटरनेशनल मार्केट। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट करें, जो लेजिटिमेट वे एंड सोर्स ऑफ डूइंग फ्रेंचाइजिंग है, उस मॉडल को फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करें और इंटरनेशनली आप वहाँ पे लॉन्च करें। एंड नॉट ओनली लॉन्च करें, उसको आप ओवरऑल ऑल ओवर द यूएस एक्सपैंड भी करें। तो आपको फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करना होगा अगर आप फ्रेंचाइज में जाना चाहते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट कंपनी और या कॉर्पोरेट लोकेशंस में जाना चाहते हैं तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस एक्सपेंशंस। थैंक यू। यू आर वेलकम। Two more questions only. Okay. सर, आपसे फर्नीचर जनरली जैसे पाकिस्तान में बनता है, उसकी वहाँ पे कोई मार्केट का कोई सब मैन्युफैक्चरिंग करूँ वहाँ पे जाके करना चाहिए? फर्नीचर इंडस्ट्रीज की अभी राइट नाउ इट्स अ गुड कोइंसिडेंस कि अभी राइट नाउ देयर आर कपल ऑफ बिग ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली इन लाहौर और इस्लामाबाद सिटी रीजन के, जिनको मैं वहाँ पर फ्रेंचाइज करवा रहा हूँ और हम लोग उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। It's Pakistani furniture also, Turkish furniture as well, so definitely it's a big industry. अगर आपका कोई ऐसा ब्रांड है और आपकी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांडेड है, यू कैन सर्टेनली गो विद इट। थैंक यू। ऑन दिस टेबल प्लीज। ये लोग काफी देर से ओके। Question, what's about a joint venture with an American company? Little bit closer ताकि मैं ऑडिबल हो जाऊं। What's about the joint venture? If I have a business in Pakistan, can I get a joint venture in America? Joint venture as a one, as what? I want a joint venture with my company with any American company in America. नहीं, okay, business to business you mean joint venture? Yes. बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंडिंग। अब ये भी एक सेंसिटिव और लीगल मैटर है, इसको डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा। बट जनरली स्पीकिंग कंपनी टू कंपनी वेंचर्स हो सकते हैं। उसमें आपकी जो कंपनी है वो E2 एप्लीकेंट बनेगी, आप इंडिविजुअली एप्लीकेंट नहीं बनोगे, आप E2 बेनिफिशियरी बनोगे। एज अ बेनिफिशियरी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी और इवन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आप जा सकते हो, बट जो मेन एप्लीकेंट है वो आपकी कंपनी होगी। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स मॉडल, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मॉडल ये यूज होता है, बट डेफिनेटली इट कैन वर्क आउट। Thank you. Here please. Okay, please. But that's the last one from that side. माय नेम इज़ शेख हबीबुर रहमान। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसा कहा पार्टनरशिप में जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होगा पहले जो रन कर रहा है, तो उसे 51% आपको शेयर लेना है और फिजिकल कंट्रोल भी लेना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अभी तो पाकिस्तान में बैठे हुए इन्वेस्टमेंट उसको दे रही, तो फिजिकल कंट्रोल तो जब जाएंगे तब भी मिलेगा ना। फिजिकल कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल किसी भी बिजनेस में फिजिकल कंट्रोल नहीं होता।
जब लीगल टर्मिनोलॉजीज की बात होती है, आप उसको पे करते हो, वो आपके साथ लीगल एग्रीमेंट साइन करेगा और उस एग्रीमेंट का पार्ट होगा कि 51% शेयर्स आपके पास हैं, और जब आप वहां पे पहुंच जाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम सो एंड सो डेट, इफेक्टिव फ्रॉम सो एंड सो डेट, जो उस बिजनेस की ये सो एंड सो डिपार्टमेंट जो है वो आप टेक ओवर करोगे, आप कंट्रोल करोगे, आप मैनेज करोगे. सो दिस इज ऑल बेसिकली द डॉक्यूमेंट्स एंड द लीगल एग्रीमेंट्स बिटवीन यू एंड द पार्टनर. थैंक यू. Thank you. I'm sorry, I cannot take more only because they are here. बाकियों के साथ जो है वो let's have a discussion. जी अस्सलाम वालेकुम जी, शर्जील here. My question is कि E1 और E2 is equally good as far as visa approval is concerned? Absolutely, both are same, both are non-immigrant visa category, दोनों के approval ratio same है. Everything is absolutely similar. दोनों के benefits और merits and demerits everything remains same. Thank you. You are welcome. Sir, last. Okay. Last one. WhatsApp, my favorite. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम मोइन अहमद भट्ट है, मैं गुजरांवाला से हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि यूएस में बिजनेस मॉडल से लेके उसकी डॉक्यूमेंटेशन तक और डॉक्यूमेंटेशन से लेके एम्बेसी में वीज़ा प्रोसेसिंग तक आपकी कंपनी क्या चार्ज करती है? सर कंपनी हमारे जो चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं कि सर्विस टू सर्विस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जिस तरह का कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल होगा, जितनी टाइम एंगेजमेंट्स लगेंगी, जितना उसमें एफर्ट्स लगेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है. तो आई वुड से कि पहले मैं आपके साथ डिटरमाइन करूंगा कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, कितना स्कोप ऑफ सर्विस होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन डेफिनेटली लेट यू नो व्हाट आर द सर्विस चार्जेस फॉर इट. थैंक यू. $12,000. थैंक यू. कोई प्राइस साहब बस अगर जो पेनेबल्स का आज कर रहे हैं उसको 10% सर. You are before even the 10% discussion, so ideally it should not be for you, but it's still there. Okay, let me take that. Acha, quick. Thank you. Sir, if we go for this franchise model, if we buy this from you, these service charges and your consultation and attorney will be included in this? Or no. This franchise fees is different, consulting fees is different, embassy fees is different, authority fees is different. Okay. But all of these are part of your investment because we are approved in E2 consultants, and in fact we are the only accredited and accepted E2 consultant in Pakistan from US Embassy. हमारी फीस आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100,000 का बजट है तो उस 100,000 के बजट में से जो हमारी फीस है वो भी आपकी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगी. Okay, thank you. Thank you. Last one is कौन था? Okay, that. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि E2 वीज़ा भी ले लिया और बिजनेस भी स्टेबल कर दिया. बात करते हैं रिन्यूएबल की कि आफ्टर 2 ईयर के बाद हम जब इसको दोबारा अप्लाई करने के लिए जाएंगे, वो पाकिस्तान एम्बेसी में ही अप्लाई करना पड़ेगा या वहाँ से ही उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं. वहाँ से स्टेटस चेंज करके भी रिन्यू कर सकते हैं और पाकिस्तान से आके एम्बेसी के थ्रू भी रिन्यू कर सकते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर चूँकि फैमिली के साथ मूव करना है और ये ग्रीन कार्ड में फौरी तौर पर कन्वर्ट नहीं होगा, जो बच्चों की एज है जो 21 से ऊपर चले जाएंगे, सेपरेट एप्लीकेंट्स या स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स E2 के लिए जब हम एक्सटेंशन में जाएंगे 2 साल के बाद, जो 21 से जो बच्चे अबव हो जाएंगे वो भी क्वालिफाई करेंगे या उनको फिर सेपरेटली यूज? नहीं, 21 अबव अगर आपके इवन रिन्यूअल रैंक पे इवन ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ E2 द मोमेंट योर चाइल्ड जो 21 साल से ऊपर चला जाएगा, then he or she has to take a separate program. वो E2 के लिए डिपेंडेंट में नहीं रह सकता. Okay, thank you. The last one, please here. इधर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी, आपने ये जो क्लीन एबल्स का जो फ्रेंचाइज प्लेटफॉर्म दिया हमें, इसमें ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनीज जो हैं काम कर रही हैं, जैसे वैनगार्ड है, जैनप्रो है, क्लीन बहुत सारी हैं जी. तो हमें क्या आप मतलब कैसे हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकेंगे, क्योंकि आप तो नहीं हैं. सॉरी, आप लिटिल बिट क्लोज होकर माइक करेंगे. जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मार्केट में ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं और उनके पास जो कंपनीज की जो बुकिंग्स हैं वो अवेलेबल उन्होंने की हुई हैं, अपने पास है उनके पास, तो आप हमें कैसे
मार्केट में स्पेस बना के देंगे कि हम भी इसको गो थ्रू कर सकें और अपना जो रेवेन्यू है उसको जनरेट कर सकें और जैसे जो वहाँ के एक्सपेंस हैं उनको पूरा कर सकें। आप एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या एज एन इन्वेस्टर जो फ्रेंचाइजी के वाले पॉइंट फ्रेंचाइज के हवाले से क्या हम एग्जिस्टिंग मार्केट के जो बड़े लीडर्स हैं वो कम्पीट कैसे करेंगे? ये जी हम बड़े कैसे लीडर्स को कम्पीट करने के लिए हमें खुद बहुत बड़ा बनना पड़ेगा और हम आपकी सपोर्ट के साथ ही बड़े बनेंगे सर। अगर एक बहुत बड़ा ब्रांड मार्केट में बैठा है इट डज नॉट मीन कि वो उसके बाद किसी नई एंट्री के लिए जगह नहीं है। जितना मेरा कॉम्पिटिटर बड़ा होगा उतनी ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा कंपटीशन का मज़ा मुझे आएगा और उतनी जल्दी मैं भी ग्रो करूँगा और उतना ही बड़ा बनाऊँगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिविटी कि आप अपने कॉम्पिटिटर को कितना हेल्दी लेके चलते हो। वो सारी चीज़ें जो कॉम्पिटिटर पिछले 20 साल से कर रहा है, मैं उसके आपके मॉडल को स्टडी करके, मुझे 2.5 साल लगे इस मॉडल को स्टडी करके, R&D करते हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए। उनकी वो तमाम मिस्टेक्स जो उन्होंने इनिशियल 10 ईयर्स में की थी, हमने उन सबको ऑलरेडी प्लान कर लिए। हमें पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दैट गिव्स मी अ गुड कॉन्फिडेंस कि वी वुड ग्रो मच फास्टर देन देम इंशाल्लाह।